आफत में जान, बारिश से सावधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। जानकर अनजान बनना शासन प्रशासन की कला है। यह कला देश पर हावी नजर आती है और परिणाम सबके सामने हैं। देश में हालात जैसे हैं वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं। हम देश के विकास की बात कर रहे हैं जो शायद कागजों में तो हो गया है पर वास्तविकता धरातल पर दिखाई नहीं देती। आज भी देश में कई शहर, कई इलाके, कई गलियां ऐसी हैं, यदि हल्की सी बारिश आ जाए तो जीवन जोखिम से भर जाता है। जोखिम भी ऐसे जिसमें कि अनेकों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। हालांकि सरकार जनता के लिए अनेकों ऐलान भी करती है, पर फायदा क्या? स्थिति बदली क्या? बदलती है तो सरकारें, नेता आते ही नहीं, चुनाव से पहले उनका आना बदस्तूर जारी रहता है। विकास के दम पर सरकार बनती है, पर देश का क्या? हालात आज भी वैसे ही हैं जो कई साल पहले थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं आसमानी आफत की, जो किसी के लिए सुकून लेकर आती है तो किसी के लिए मातम लेकर आती है। क्योंकि जब से आसमान से आफत के रूप में बारिश गिरती है और गिर रही है तो अमीर गरीब को नहीं देख रही। इस आफत में कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है। किसी का भाई गया तो किसी की बहन और किसी के तो मां बाप ही छिन गए। भाई, इंसानों की बस्ती में कुदरत की मार, आसमानी आफत से बच न सके पहाड़ और मैदान। कहीं डूबे घर, कहीं डूबी उम्मीदें, तांडव कर रही हैं नदियां, सड़क पर चल रही नाव। देश के कई हिस्सों में यह प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे देश में पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई तक भारत के हर एक हिस्से को मानसून ने कवर कर लिया है। इससे पहले साल 2001 और 2022 में भी मानसून ने इसी तारीख को पूरे देश में दस्तक दी थी। वहीं 2001 और 2009 में मानसून ने 3 जुलाई तक को देश भर को कवर किया था। आमतौर पर पूरे देश को मानसून 8 जुलाई तक कवर करता है। हालांकि इस बार लगभग मानसून अपने रिकॉर्ड रफ्तार के चलते एक हफ्ते पहले ही सभी इलाकों में पहुंच गया। इस साल केरल में मानसून तय समय से लगभग एक हफ्ते देरी से 8 जून को पहुंचा था। साथ ही चक्रवात बिपरजॉय के चलते लगभग 10 दिनों तक मानसून 22 जून तक अटका रहा था। लेकिन अब मानसून का असर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व हर जगह से बारिश की तस्वीरें सामने ला रहा है। और अगले 24 घंटों में झारखंड को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि आज दिल्ली, एनसीआर और दक्षिणी राज्य केरल के 6 जिलों में जमकर बारिश हो रही है। यदि बिहार में बीते 24 घंटों की बात की जाए तो बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो चली है और राज्य की नदियां भी खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। ऐसे में खतरा सिर पर मंडरा रहा है। अब बात पिछले हफ्ते की, सबसे ज्यादा बारिश गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई। 29 जून से 5 जुलाई के दौरान बिहार में 134 मिलीमीटर, गुजरात में 133 मिलीमीटर और उत्तर प्रदेश में 78 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में इस दौरान सिर्फ 36 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके चलते कर्नाटक के उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और अब बात यूएन की रिपोर्ट की। मौसम में अचानक आया बदलाव, यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से पिछले 5 दशकों में 600 प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। इसकी वजह से भारत में 1,38,377 लोग मारे गए हैं। ये आंकड़े 22 मई को यूनाइटेड नेशंस ने जारी किए थे। इसमें खास बात यह है कि दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कुल जितनी मौतें हुई हैं उनमें से 90% विकासशील देशों में हुई हैं। अब जरा गौर कीजिएगा उन तस्वीरों पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। भारत की तस्वीर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें देश के कई हिस्सों से सामने आई हैं जिन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, आखिर हम खड़े कहां हैं। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जल भराव है और ये अस्पताल की तस्वीर है। गौर करने वाली बात है। महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ, ऑटो पलट जाता है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से सिलेंडर के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर जिस तरीके से बह रहा है वो लोगों पर आंसू लाने पर मजबूर कर रहा है। और यूपी में तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसको देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें राफ्टिंग करने के लिए अब ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, राफ्टिंग अब यूपी में ही हो रही है। मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा
एक गाड़ी यहां पर गिर जाती है। और बात मध्य प्रदेश की अगर करते हैं तो जिंदगी भर की कमाई लग जाती है मकान को बनाने में, लेकिन जिस तरीके से पानी भर रहा है वो उसका पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? 6 तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं चौंकाती हैं और रुलाती भी हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले नजर डालते हैं बड़े सवालों पर, सवाल आपका में। तो पहला सवाल यह कि देश में बारिश बनी आफत, आपके शहर का क्या हाल है? इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें बताइए। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, लोगों का बुरा हाल है। घरों में पानी की दखल, सड़कों की क्यों बदल रही है शक्ल? कुछ महीने पहले बनी सड़क 2 दिन में हुई ध्वस्त। खुले गड्ढे प्रशासन को चिढ़ा रहे हैं मुंह। इसकी वजह क्या है? शासन प्रशासन नहीं दे रहे ध्यान, आखिर क्यों? मौसम की मार या फिर प्रशासन इसमें जिम्मेदार है? तो ये वो सवाल है जो आज हम करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत जरूरी है, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपने शहर का हाल बताएं। अगर आप भी मजबूर हैं किसी हालातों से तो आप हमें उससे वाकिफ कराएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश लगातार करते हैं, हमेशा करते हैं। कल भी हमने एक कोशिश की थी जिसका असर जो है ग्राउंड जीरो पर दिखा था। और जाहिर सी बात है खबर फास्ट की खबर का असर भी हो रहा है। जिस तरीके से लापरवाही देखी जा रही है उसको लेकर प्रशासन जो है अब सतर्क दिखाई दे रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में हैं, किसी भी कोने में है, किसी भी गली में, आप अपनी गली का हाल बता सकते हैं, अपने मोहल्ले का हाल बता सकते हैं, आप अपने घर का हाल बता सकते हैं कि आखिर किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है। और इस खास चर्चा में 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको डाटा बता दें, 28 मई को अब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले केरल में बाढ़ के कारण 488 मौतें हो चुकी हैं, अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 254 मौतें की गई हैं यहां पर दर्ज, ये वो आंकड़े हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरी सबसे अधिक 210 मौतें यहां पर हुई हैं। और कर्नाटक में 170, महाराष्ट्र में 100 से अधिक मौतें हुई हैं। ये आंकड़े हम लगातार आपको बता रहे हैं। 2015 और 16 में 1420 की मौत यहां पर हुई थी। तो उत्तराखंड में भी कई लोगों की जान यहां पर गई है। और खास तौर पर देखा जाता है पहाड़ों पर काफी मुश्किलात होती है, बड़े हादसे होते हैं। 2022 में भी बारिश का कहर जारी था। मार्च में संसद में बताए गए आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में बाढ़ के कारण सबसे अधिक 500 मौतें हुई हैं। तो असम में 11.47 लाख लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है आसमानी आफत का। 27,964 हेक्टेयर भूमि पर उगी फसल भी प्रभावित हुई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ ने 2.28 लाख लोगों को प्रभावित किया है। एक बड़ा आंकड़ा है। बंगाल में 48,552 हेक्टेयर फसल को नुकसान यहां पर हुआ है। तो 28 मई में अब तक 1400 लोगों की मौत हुई है। जो सिलसिला है वहां पर मौतों का लगातार जारी है, न सिर्फ किसी एक जगह की बल्कि हम देश भर की अगर बात करें तो वहां पर यही सिलसिला जारी है। कई सड़कों पर गड्ढे ऐसे हो रहे हैं जिससे अपने आप में एक बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश शर्मा मौसम वैज्ञानिक है, थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। हितेश कुमार मीणा है, एडीसी हैं गुरुग्राम के। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पे। हितेश जी, उम्मीद करता हूं आप तस्वीरें देख रहे होंगे जिस तरीके से आसमानी आफत जारी है। लोगों की मुश्किलात बढ़ गई, ना सिर्फ मुश्किलात बढ़ गई बल्कि जान का भी यहां पर खतरा मंडरा रहा है। हितेश जी, सुन पा रहे आप मुझे? हितेश जी, जानना चाहूंगा आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार तक भी आवाज पहुंचाने की बेहद जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है इसमें। निगम की अगर बात कर लें, तमाम देश में जितने राज्यों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां पर सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। आखिर लोग इतनी मुश्किलात का सामना क्या कर रहे हैं, क्या वजह है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। खैर, एक बार फिर से हमारे साथ हितेश कुमार मीणा जी जुड़ गए हैं, एडीसी हैं गुरुग्राम के। सर, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। हितेश जी, थैंक यू सो मच। आसमानी आफत बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है, क्या वजह आप यहां पर मानते हैं? लोगों के घरों में पानी जा रहा है और बड़े हादसे हो रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार एक बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहे हैं। जी, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो जिस कैपेसिटी से ड्रेनेज डिजाइन की गई है वो उससे ज्यादा कैपेसिटी से वाटर जा रहा है और उसकी रेगुलर क्लीनिंग नहीं हो रही है।
एंड उसके अलाइनमेंट में इशू हो सकता है, या उससे जो प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ना बनाई गई हो उस एरिया में, ताकि वाटर पर्कुलेट नहीं हो पा रहा है नीचे, और प्रॉपर उसका ग्रेडियंट नहीं डिजाइन किया गया है सपोज ड्रेनेज सिस्टम का, सो दैट पानी एग्जिट पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। एंड मे बी क्लाउड बस्ट की वजह से जो रेनफॉल हो रही है वो एक लिमिट से ज्यादा हो रही है, ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। तो जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन बनती है। हितेश जी, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मेट्रो सिटी की, गांव देहात की तो बात दूर की बात है, लेकिन मेट्रो सिटी का ये हाल है, यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। क्या वजह आप यहाँ पर मानते हैं? ऐसा तो है नहीं कि भाई बारिश पहली बार हो रही है, हमने पूर्व में जो हादसे हुए हैं, पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे आखिर सबक क्यों नहीं लिया? क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे की? ढीला रवैया है कहीं ना कहीं? जी, मेट्रो सिटीज में जो मेजर रीजन होता है वो ड्रेनेज का रहता है। तो जो नाली पहले बनाई हुई है उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं रहती है। जब पॉपुलेशन कम होती है तो उसके हिसाब से डिजाइन की हुई होती है। उसके बाद उनकी अगर कैपेसिटी सही भी है तो कहीं ना कहीं चोकिंग का इशू आता है, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और अगर प्रॉपर क्लीनिंग भी हो रहा है, ड्रेनेज कैपेसिटी भी सही है, तो कहीं ना कहीं या तो उनका अलाइनमेंट सही नहीं है ताकि पानी लास्ट एग्जिट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर उनका ग्रेडियंट सही नहीं दिया हुआ है, जो बिकॉज वो डिफरेंट फेजेस में कंस्ट्रक्शन की हुई होती है। अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके डिजाइन की गई हो, जो उसकी कैपेसिटी सही से प्लान की गई हो वहाँ की नीड के हिसाब से, और रेगुलर क्लीनिंग हो उसकी, और एग्जिट पॉइंट तक पानी पहुंच रहा है, तो एक इस टाइप की सिचुएशन नहीं होती है। तो उसमें नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन बट सिटीजन को भी एक टीम वर्क की तरह काम करना होता है। तो रेगुलर क्लीनिंग प्रोसेस में उनको हेल्प करना होता है। और आप अपने घरों पे भी जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाएं, तो उससे पानी भी सीपेज होता है, ग्राउंड वाटर पर्कुलेट होता है, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आती है उस चीज से। तो ये कहीं ना कहीं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एडमिनिस्ट्रेशन की, निगम की भी, और आम सिटीजन की भी। लेकिन हितेश जी, कोई एक जगह की बात हो तो समझ में आता है, लेकिन हर तस्वीर से देश के सभी राज्यों का यही हाल हो रखा है। किसी सरकार को इसमें जिम्मेदार बताएं ना बताएं समझ से परे है, क्योंकि सरकार जो है, वोट जब होते हैं, वोटिंग जब होती है, चुनाव जब होते हैं, उससे पहले आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई हम सड़कों को दुरुस्त कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, भाई पानी की निकासी के लिए क्यों व्यवस्थाएं नहीं की गई? सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनके इंतजाम क्यों नहीं किए हैं? पाइपलाइन जो है वो सही तरीके से क्यों नहीं बैठाए गए? क्योंकि पाइपलाइन फटने की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे क्या होता है, आम जन को सबसे ज्यादा मुश्किलात होती है। और जब ये शिकायत लेकर जाते हैं, चाहे हम निगम की बात कर ले, चाहे हम सरकार की बात कर ले, चाहे हम विधायक की बात कर ले, वो सिरे से नकार देते, सुनने को तैयार नहीं होते। मैं एग्री करता हूँ। इसके भी मल्टीपल रीजन हैं। जैसे घरों में पानी, कभी आपके घर बने हुए हैं, उसके बाद रोड की डेप्थ हाइट बढ़ गई है टाइम के साथ साथ, तो आपके घर नीचे हो गए, उसकी वजह से बढ़ जाता है। एक क्लाइमेट चेंज की वजह से समटाइम रेनफॉल भी ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से भी इशू हो सकता है। एक जो मेन इशू जो आता है, मेनली ड्रेनेज की कैपेसिटी कम होना और उनकी रेगुलर क्लीनिंग ना होना, वो आता है। और कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। अब उसका समाधान यही है कि अगर कोई पुरानी सिटी है जिसकी ड्रेनेज की कैपेसिटी कम है, तो उसकी ड्रेनेज प्रॉपर बढ़ाई जाए उसकी कैपेसिटी, और नए शहरों में जिसमें ड्रेनेज कैपेसिटी है तो उसकी क्लीनिंग प्रॉपर की जाए। और किसी भी रोड में अगर गड्ढे हो रहे हैं तो वो एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क में भी डाउन हो सकता है, इसलिए हो रहे हो। एक टाइमली उसकी मॉनिटरिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस की जानी चाहिए उस चीज के लिए। तो यही समाधान। हितेश जी, क्या होता है, कई बार जो होता है, इलाकों की बात कर ले, मोहल्लों की बात कर ले, गलियों की बात कर ले, इत्तला किया जाता है, भाई जो पार्षद है उनको बाकायदा बताया जाता है, विधायक साहब के पास भी लोग जाते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर गए तो ये खबरें भी सामने आई, ये शिकायतें भी सामने आई कि विधायक जी, पार्षद जी मिलने को तैयार ही नहीं है, गड्ढा मुक्त सड़कों की जो बात, जो वादे किए गए थे, उसको सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में आखिर आम जन जो है वो करे तो करे क्या? क्योंकि अगर गुरुग्राम में आप हैं, लेकिन दिल्ली से सटी अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में भी हाल ही में ऐसा हुआ था कि भाई एक लड़की थी नई दिल्ली पर, जब उसने ट्रांसफार्मर पर उसका हाथ लगा तो उसकी जान चली गई। तो ये व्यवस्था तो प्रशासन की है ना, बारिश के समय आपको व्यवस्था करनी चाहिए। मैं करता हूँ, इसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं आम आदमी की भी एक दायित्व बनता है कि वो घरों से जितने भी वेस्ट हैं उनको एज ए पब्लिक प्लेसेस पर ना डालें, ताकि नालियां चौक हो जाती हैं उसकी वजह से, और पूरी तरह अपनी पब्लिक ड्यूटीज फॉलो करें। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से अपने काम करता आया है, और
करता रहेगा। सरकार भी, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आम जनता के अकाउंटेबल होते हैं, तो उनकी सारी समस्याएं सुनते हैं, और प्रशासन भी हमेशा उसी चीज के लिए उनको सैलरी दी जाती है। तो लेकिन मैंने जैसे शुरू में भी बताया, ये एक टीम वर्क है। नॉट ओनली अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकते, इसमें अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, अकेले आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। सब सारे कंपोनेंट को एक साथ मिलके करना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जा सकता है समय के साथ। ठीक है, आप कह रहे हैं भाई दिक्कतों को समझने की जरूरत है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, वो बताएंगे कि एक आम नागरिक होने के नाते वो इन चीजों को बखूबी कितना समझते हैं। प्रेम जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। ये तो ठीक है, आम आदमी पानी ढो ढो के बाल्टियों से या पंपों से या नालियों से जो दूसरों ने फेंक दिए वो कूड़ा निकाल ले, कि नौकरी करने जाए, कि अपने घर के लिए कुछ जुगाड़ बैठाए जिससे उनको खाना मिले। सर, ये क्यों नहीं समझते हैं? क्या चीज का पैसा लेते हैं नेता लोग, क्या चीज का पैसा लेते हैं अधिकारी लोग, क्या चीज का पैसा लेते हैं जो नालियों की सफाई करते हैं? मेरे को समझ में ये नहीं आता है। हर चीज में आम जनता सहयोग करे। सर, आम जनता तो सहयोग करके आपको वोट दिया, वोट दे के आपको जिंदा कर दिया। आप देखिए, ये कभी अभी हवाई दौरे के लिए ये लोग चिंतित है कि ऊपर से हवाई दौरा करके देखेंगे सड़कें कहाँ से गिली हुई है, कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है, क्योंकि सड़क दौरा तो कभी इन्होंने किया ही नहीं। खाली हेलीकॉप्टर के लिए उतरते हैं, सब जगह जाते हैं और एयरपोर्ट बना रहे हैं सर, बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं सर, गड्ढे भरे नहीं जाते। क्या सड़कें बना रहे हैं सर? बोलते हैं हम 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन में चले जाएंगे। सर, पीएम साहब और सीएम साहब सब बोलते हैं, सब जगह की यही हालत है। देखिए सर, देश की राजधानी में क्या हालत है। ठीक है हितेश जी, देखिए ये आम जन की शिकायत है। ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि भाई एयरपोर्ट तो बना रहे हो आप, पर एयरपोर्ट पहुंचने तक के लिए हमें सड़कों से गुजरना पड़ता है, कैब से जाना पड़ता है, बाइक से जाना पड़ता है, अपनी पर्सनल कार से जाना पड़ता है। भाई हम तो एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं। खैर, मैं आपके पास आता हूं, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक राजेश शर्मा जी भी जुड़ गए। राजेश जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। हमारी लगातार यही कोशिश है, कल भी हमने इस कार्यक्रम को उठाया था और ये आवाज जनता की जो उठाई थी, कई ऐसी खबरें आई हैं जहां पर खबरफास्ट की खबर का असर हुआ है, लेकिन आज फिर विवश हो गए, मजबूर हो गए, क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। अस्पतालों का हाल देखिए साहब, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं डेंगू का खतरा। यहां पर जिस तरीके से पानी की जो है अस्पताल में पानी भर गया है, इसमें डेंगू का भी खतरा है। जो ऑलरेडी पहले से बीमार है उनकी जान और भी जोखिम में डाल रही है। ये आसमानी आफत कब तक हमें रुलाने वाली है? राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप मौसम वैज्ञानिक हैं। नमस्कार साथियों जी, अगर हम चाहते हैं कि ये सब चीजें कंट्रोल में हो तो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। प्रकृति की सुननी पड़ेगी, प्रकृति की जरूरत को समझना पड़ेगा। अगर हम पहले से ही प्लानिंग कर चलेंगे इन त्रासदियों से लड़ने की, तभी हम लड़ पाएंगे। प्रकृति हमारे से बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम प्रकृति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन प्रकृति हमारे को तहस नहस कर देगी अगर हम प्रकृति की नहीं सुनेंगे, प्रकृति की नहीं मानेंगे, प्रकृति के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, प्रकृति के साथ तालमेल नहीं करेंगे। और आज ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे पर लाछन लगाने पर लगा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप लगाने पर लगा हुआ है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को आरोपित करें, सरकार को करें, प्रशासन को करें, आम जनता को करें। हम जब सब मिलकर प्रकृति का सहयोग करेंगे। और ये प्रकृति का सहयोग होगा कैसे राजेश जी, इस बारे में भी बताइए। ये सब प्रकृति हमें पहले ही आगाह कर देती है हर काम से पहले। तो बाढ़ कोई आज का विषय तो नहीं है, ये तो सदियों से इसका प्रकोप जो है हमेशा आता रहा है। हमें इसके लिए शुरू से ही प्रकृति के साथ जुड़कर जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी और नदियों को और जो है हमारे झीलें हैं उनको जोड़ना पड़ेगा आपस में। जब तक ये नदियों का जो आपसी तालमेल ये नहीं बनेगा तब तक ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। आज हमारे देश की लगभग 200 नदियां जो है वो सूखने के कगार पर है। अगर हम उनको जोड़ देंगे, इनके साथ नदियों को आपस में दूसरे से जोड़ देंगे तो ये सारा पानी सही जगह पर इस्तेमाल होगा। इसी तरह शहरों के अंदर अगर हम हार्वेस्टिंग की व्यवस्था का सही से उपयोग करेंगे तो सुधार होगा। गाँव के अंदर अगर हम कुओं के द्वारा, तालाबों के द्वारा और जो पानी के संचय करने के साधन है उनका उपयोग करेंगे तब सुधार होगा। जब प्लानिंग बेसिक तरीके से शुरू होगी तभी ये सुधार होगा। चलिए मैं आता हूं, बेसिक प्लानिंग किस तरीके से शुरू होगी और जिम्मेदारों की क्या जिम्मेदारी बनती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, नागेंद्र सिंह हिमाचल से। नागेंद्र जी बताइए, हिमाचल का क्या हाल है? सर नमस्कार। नमस्कार हिमाचल प्रदेश के सरकार नागेंद्र सिंह जी बोल रहा हूँ। हिमाचल के हाल चाल तो
सर आपके नेटवर्क बता रहे कि बारिश का कहर अभी वहां पर जारी है। खैर मैं इसको दुरुस्त कराने की कोशिश यहां पर करूंगा। राजेश जी वापस आपको रुक करना चाहूंगा। आप कह रहे कि भाई नदियों को मिलाने की कोशिश की जाए, लेकिन एक बात बताइए, सड़कों की जो हालत हो गई है, जो सड़कें धंस रही हैं, जो पुल गिर रहे हैं, भाई ये तो प्रशासन शासन जो है इंजीनियर बनाते हैं, इनको बकायदा टेंडर मिलता है, ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? आखिर क्यों ये बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं? सड़कों में गड्ढे क्यों हो रहे हैं? लोगों के घरों में पानी जा रहा है। एक तरफ तो सिलेंडर महंगा हो रहा है, आप तस्वीर देखिए, तस्वीर में जो सिलेंडर महंगा हो रहा है, एक आम जो लेडी है वो बकायदा रो भी रही है, सिलेंडर पकड़ा हुआ है उन्होंने। सर इस समय सवाल सिलेंडर का नहीं है सर, इस समय सवाल है कि ये व्यवस्था कैसे सुधरे, और उसका सुधारने का एकमात्र तरीका यही है कि जो हमारी नदियों का जाल है उसको दुरुस्त किया जाए। दूसरा जो है हार्वेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो की जाए। बहुत से देश है जो पानी के लिए तरस रहे हैं और उन्होंने इस पानी का बहुत अच्छे से सदुपयोग किया है, और बहुत से देश है जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने बारिश करके पानी का संचय करते हैं। बहुत से देश है समुद्र के पानी से अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े मुल्क ये कर सकते हैं तो हम भी एक महाशक्ति बनने की ओर है, तो हमारे को भी चिंतन करना पड़ेगा इस विषय पर। नहीं कब हम मेरा सवाल यही है कि हम चिंतन आखिर कब करेंगे? लोगों की जान जा रही है भाई, बिहार में तस्वीर देख लो, 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आखिर ये सरकार, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हो वो आखिर सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? ऐसा कोई नीति नियम क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या लोगों की जान की कीमत नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि हमने अपनी प्रायोरिटी जो है ना दूसरी चीजें रख दी है। आज हम अंधाधुंध तरक्की की उसमें टेक्नोलॉजी की दौड़ में भाग रहे हैं। हमारे देश को बुलेट ट्रेन से पहले, हमारे देश को बड़े बड़े रॉकेट बनाने से पहले, हमारे देश को बड़े बड़े और तामझाम खड़े करने से पहले इन बेसिक जरूरतों पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो बाढ़ की समस्या है ये हमारी धरती एक जो प्रकृति का प्रकोप है वो है, और उस पर हमें बहुत गंभीरता से और बहुत छोटे स्तर से जो है इस पर काम करना पड़ेगा, तभी ये बड़ा काम हो पाएगा। आज सरकारों को भी जागना पड़ेगा, हमारे जो प्रशासक बैठे हैं उनको भी जागना पड़ेगा, आम जनता को भी इसको सहयोग करना पड़ेगा। सरकारें जागेंगी जब चुनाव होगा, सरकारें जागेंगी जब चुनाव होगा। ठीक है राजेश जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एडीसी गुरुग्राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी आपकी और मेरा सवाल यह है कि नितिन गडकरी जी ने दावा किया है कि भाई 2024 तक अमेरिका के बराबर जो हम सड़कें ला देंगे। मुनासिब है? तस्वीर जो आप आज भारत की देख रहे हैं, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा भाई, तमाम राज्यों में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और वो सत्ता में काबिज हैं, लेकिन तस्वीर जो है पूरे देश भर से एक ही आ रही है, खबर पूरे देश भर से एक ही आ रही है कि भाई यहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई, यहाँ पर 14 लोगों की, यहाँ पर 16 लोगों की, यहाँ पर करंट लगने से, यहाँ पर गड्ढे में गिरने से। तो क्या है मुनासिब है 2024 का जो सपना दिखाया जा रहा है, अमेरिका से तुलना की जा रही है? डेफिनेटली ये मुनासिब है। आप जिस तरीके से देखेंगे इंडिया में लास्ट 10 ईयर्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे एक्सप्रेसवेज जितने बने हैं, नेशनल हाईवेज बने, स्टेट हाईवेज बने, और वो बहुत अच्छी क्वालिटीज के हैं। आप इवन किसी भी एक्सप्रेसवे का उदाहरण ले लीजिए। एंड मैं जो आपने जो दूसरी समस्या बताई कि जो रोड्स पे गड्ढे हैं, मैं मानता हूँ जो लोकल रोड्स होते हैं उनमें काफी गड्ढे आ जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आम आदमी उनकी क्वालिटी को मॉनिटर कर सकता है उनके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। एंड उसकी क्वालिटी अगर इंश्योर मॉनिटर की जाए, जो कि डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश करता है उस चीज के लिए, तो वो गड्ढे भी रोके जा सकते हैं। और जो आप जो सपना है 2024 तक बिल्कुल बेटर इंफ्रा बहुत अच्छा करने का, डेफिनेटली वो कंप्लीट होगा। सर ख्वाब देखना गलत नहीं है, लेकिन ख्वाब जब हम देखते हैं नींद से जगा देती है बारिश, ये तस्वीर जगा देती है। देखिए लोग अपनी नींद छोड़कर घर से पानी बाहर निकाल रहे हैं। इस मुश्किलात का हल आप कैसे समझ पाते हैं? और जिस तरीके से गड्ढों का भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कल जनकपुरी से भी खबर आई थी जहां पर सड़क में गड्ढा हो गया था और उसमें कहा जा रहा है कि भाई 6-7 महीने पहले ही वो पर रोड बनाया गया था, और ऐसे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं। तो आखिर जिनको टेंडर दिया जाता है वापस उन्हीं को टेंडर दोबारा दे दिया जाता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती और ऐसे लोगों की खबरें सामने क्यों नहीं आती? कौन इसमें संलिप्त पाया जाता है? ये आपसे मेरा सवाल इसे, क्योंकि आप एडीसी हैं, आप जो है विभाग से जुड़े हैं, आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी। मैं आपको इसका समस्या का समाधान भी बता देता हूँ। जैसे बोला जाता है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हमें परफेक्ट बनाना होता है। बेशक। तो ऐसे ही जो ये समस्याएं आ रही हैं, इनके समाधान के लिए तो जैसे किसी एरिया में अगर ड्रेनेज जब बन रही है तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही उसको प्लान किया जाता है। अगर कोई शहर पुराना है, उसमें अगर कैपेसिटी का इश्यू है तो उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है उस नाली को। एंड एक बार नाली बन जाने के बाद उसमें ग्रेडियंट और अलाइनमेंट चेक होते हैं, तभी वो बनती है। उसके बाद उसकी इश्यू आता है क्लीनिंग को, जिसके लिए प्रशासन या निगम टेंडर करता है। तो जब टेंडर में डे टू डे काम किया जाता है तो आम जनता का रोल होता है उसको मॉनिटर करना, और अगर कोई भी टेंडर अधिकारी
उस कंपनी उसको सही से क्लीनिंग नहीं कर रही तो उसकी प्रशासन और निगम को शिकायत देना, एंड उस चीज पर तुरंत कार्रवाई भी होती है। प्रशासन अपनी तरीके से पूरी कोशिश करता है, एंड एक बार वो सारी चीजें हो जाती हैं देन नहीं, प्रेम जी ने जो हमारे साथ चेन्नई से जुड़े थे, प्रेम जो हमारे साथ चेन्नई से दर्शक जुड़े थे, उनका तो यही कहना है कि भाई हम जॉब पे जाए, हम काम करें। भाई अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा लें तो शायद ये हादसे भी ना हो। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ। ये मैंने जैसे शुरू में भी बताया, टीम वर्क है, सारे कंपोनेंट को एक साथ आना पड़ेगा। एंड जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सिचुएशन काफी नेचुरल कॉजेस हैं, क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी हो जाता है, तो जिसका समाधान अभी जैसे बताया गया कि भाई इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हो गई, प्लांटेशन हो गए, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाए ताकि आप नेचर की पावर से, ठीक है, नेचर से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, वक्त की कमी है। ठीक है, राजेश जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि अगले 24 घंटे में देश के कौन कौन से ऐसे राज्य जहां पर आफत बरसने वाली है? मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से मानसून का रुख है, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर ये आफत जो है ऐसे ही कहर ढाएगी, ऐसे ही परेशानियां खड़ी करेगी। इसके लिए प्रशासन को भी और सरकारों को भी और आम आदमी को भी सतर्क होना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एक दूसरे को पर दोषारोपण के अच्छे से निभाने का प्रयास करना चाहिए और आगे की सुध लेनी चाहिए ताकि आगे ऐसी आफत आए तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार हों, हमारी तैयारियों में जो कमियां हैं वो आगे ना आए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो लगातार मौसम विज्ञानी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आने वाले 24 घंटे में देश के सभी राज्यों में, सभी गलियों में, सभी इलाकों में बारिश का कहर लगातार जारी रहेगा। तो आप सतर्क रहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों को जागरूक करें। बहरहाल मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बने रहिए खबर फास्ट के साथ। मुझे शाहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।